मैं दौड़ती भागती सिनेमा पहुंची तो नम्रता बड़ी बेताबी से मेरी राह देख रही थी, क्योंकि फिल्म शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया था। सिनेमा हैन आजकल हॉलीवुड की माजी की मकबूल फिल्मों की नुमाइश चल रही थी। उन्होंने माजी में रिकॉर्ड बिजनेस किया था। गो कि इन फिल्मों की सीडीज दस्तयाब थी, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने का जो मज़अलिफ था वो छोटे स्क्रीन पर कहाँ। नम्रता जेम्स बॉन्ड की बड़ी शदाई थी। जब सिनेमा में जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्ड फिंगर लगी तो इसका दिल मचल उठा। इसमें शो की बुकिंग करवा ली थी। ख्याल था कि फिल्म बहुत रश ले रही है, लेकिन वहाँ रश नहीं था, क्योंकि आजकल हिंदुस्तानी फिल्मों की नुमाइश धड़ल्ले से हो रही थी। वो मेरा हाथ पकड़ के एक तरफ ले जाकर बोली, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि फिल्म 3 बजे शुरू होगी। मैं बस में बेबस हो गई थी। फिर रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। रिक्शा और टैक्सी में भी आती तो देर ही हो जाती। जब हम दोनों फिल्म देख के सिनेमा हॉल से निकले तो दिन रात की आगोश में समा चुका था और बल्कि रोशनियां अंधेरे का सीना चीर रही थी। हम दोनों को फिल्म बहुत पसंद आई थी। ये हंगामों से भरपूर एक सनसनीखेज फिल्म थी। जब हम दोनों सड़क पर आए तो फिल्म का सहर टूट चुका था। बस स्टॉप की तरफ लपकते हुए मर्द, लड़कियों और औरतों को देखकर मैं सोचने लगी कि शायद ही बस में सवार हो सकूंगी। आसमान पर गहरे सिया बादलों के टुकड़े आवारागर्दी कर रहे थे, जैसे बरसने पर तले हुए हों। अगर खुदा न खास्ता बारिश हो गई तो फिर सारा निजाम दिरहम बरहम हो जाएगा। सड़कों पर पानी और कीचड़ फैल जाएगा और मुझे सख्त परेशानी उठाना पड़ेगी। मैं और नम्रता एक दूसरे का हाथ थामे जरा संभल संभल कर चल रही थी। दफतर नम्रता ने अपना हाथ छेड़ा लिया तो मैंने चौंक के देखा। इसके चेहरे पर परेशानी की परछाई तक न थी। फिर वो मुस्कुराती हुई बोली, जेम्स बॉन्ड साहिब, चलो हम तुम्हें करीम काफी पिलाएं। वो जो रेड रोज रेस्टोरेंट नजर आ रहा है ना, वहाँ की काफी बहुत उम्दा होती है। काफी। मैंने इसे घूर के देखा। क्या तीर अदमाग चल गया है? क्या ये कोई काफी का वक्त और मौका है? मेरे इनकार के बावजूद वो मुझे लेकर रेस्टोरेंट में भी गई। देखो किस कदर भीड़ भाड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लंगर खुला हुआ है। मैंने दाएं बाएं की समत इशारा करके कहा। एक मेज भी खाली दिखाई नहीं देती है। मेज तो मिल जाएगी, लेकिन आधे घंटे तक कोई बस नहीं मिलेगी। चलो केबिन में बैठते हैं, बस तो आधे घंटे बाद ही मिलेगी। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मुसाफिर कम हो जाएंगे। इतनी देर में क्यों ना काफी का एक दूर हो जाए। फिर वो मेरा बाजू थाम कर इस केबिन की तरफ बढ़ गई, जिसमें से एक जोड़ा निकल रहा था। बैठते ही नम्रता ने काफी का ऑर्डर दिया। वेटर चला गया तो मैं इस पर भड़क अलिफाते, रात की रानी साहिबा, आपको तो किसी बात की कोई फिक्र नहीं, मगर घर पहुंचते ही मुझसे इस तरह से सवालात और पूछ-गुछ की जाएगी जैसे मैं कोई मुजरिम हूं और अदालत के कटहरे में खड़ी हूं। क्या आज ही फिल्म देखना जरूरी था? मेरी जेम्स बॉन्ड। जुमा के दिन फिल्म उतर जाती उसने मेरी थोड़ी पकड़ के हिलाई। मैंने गोहर सनस लेते हुए फिक्रमंदी से कहा, अब जल्द घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तुझसे बास बास करने वाला कौन है भला? रात देर से घर पहुंचो तो सिर्फ घर वालों को नहीं, अड़ोस पड़ोस की खालाओं और चाचियों को भी तफसीलात बतानी पड़ती हैं। फिर घर वालों की मानी खेज निगाहें और जहर में बुझे हुए सवाल तीर की मानिंद दिल में आतर जाते हैं। जब तक उनकी तसल्ली ना हो इन तीरों की बारिश होती रहती है। गोया तुम घर में नहीं जहन्नम में कदम रखती हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और तुम्हारे घर वाले वहीं हैं। इस बात ही का तो रोना है। मैं कहते कहते रुक गई, क्योंकि वेटर काफी ले आया था। जब वो चला गया तो मैंने कहा, घर का हर मर्द मेरे लिए दीवार बना हुआ है, तो ये दीवारें गिरा क्यों नहीं देती रहे? नम्रता ने तल्ख लहजे में कहा, आखिर तो घर चला रही है, मुलाजमत करती है, कमाती है। क्या कुछ भी तुझे नसीब नहीं है? तेरी तो हर तरह से इज्जत और कदर करनी चाहिए। दो में बड़ी कमजोर और बेबसी लड़की हूँ। मेरे लिए इन दीवारों को गिराना आसान नहीं है। मेरी आवाज भर ऐसी गई, मुझे तो तुझ पर रश्क आता है। रश्क की बात ही तो थी ना। नम्रता ने जो दुनिया बसाई हुई थी वो इसकी अपनी थी। वो इस किस्म की फाफिक्रों से आजाद और बेनियाज बेपरवाह थी। एक आजाद पंछी की तरह वो अपने घर वालों से अलहदा रहती थी। इसके माँ बाप मुजाफात में अपने खानदान के साथ रहते थे। वो यहाँ मुलाजमत कर रही थी। कई बरस तक वो एक खातून बेवा के मकान में रहती रही थी। फिर एक निजी तकरीब में एक शख्स से इसका तारुफ हुआ तो वो दोनों जल्द ही एक दूसरे के दोस्त बन गए। इस शख्स का अपना कारोबार था। वो आजाद ख्याल शख्स था, बाल बच्चों के झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ नम्रता भी माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए दोनों ने बाहमी समझौते के तहत सिविल मैरिज कर ली। उनके दरमियान एक तहरीरी मुआहदा तय पाया था। इसकी राव से जब नम्रता के वालिदैन इसे बुलाएंगे तब वो इस शादी को मनसूख करके हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। इसके शौहर ने इसे एक फ्लैट दे दिया था जहाँ वो अकेली रहती थी, जबकि इसका शौहर सोसाइटी के एक बंगले में अपने खानदान वालों के साथ रहता था और शाम को इससे मिलने आता था। वो अपनी शामें होटल बाजी की नजर कर देते,
फिर वो अपने फ्लैट और उसका शौहर अपने घर चला जाता था। वो अक्सर इसके फ्लैट में आता, मगर रात 12 बजे के बाद फौरन चला जाता था। नम्रता अपनी इस जिंदगी से बेहद खुश थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने इत्मीनान और शाहाना अंदाज से जिंदगी गुजार सकती है। वो अपनी तमाम तनख्वाह घर भेज देती थी, क्योंकि इसका तमाम खर्च तो इसका शौहर उठाता आ रहा था। वो इतनी बड़ी रकम होती थी कि इसमें से कुछ रकम पसंदाज करके वो अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देती थी। इसके शौहर को कारोबारी दौरे से जब किसी शहर या बाहर जाना होता तो वो इन दिनों मेरे साथ प्रोग्राम बना लेती। इसका शौहर कई दिनों से लाहौर से नहीं लौटा था, इसलिए उसने मेरे साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बना लिया था। मैं सिर्फ एक बार उसके फ्लैट पर गई थी। मुझे उसकी बेफिक्र और आरामदेह जिंदगी पर रश्क आता था। हम दोनों की जिंदगी में कितना तजाद है। नम्रता के रहन सहन, रख रुकेव और उसकी बातों से फिक्र की बो भी नहीं आती थी। इसकी जिंदगी एक आज़ाद परिंदे की सी थी, अपनी मर्जी और मुख्तार, हर पाबंदी से आज़ाद व बेनियाज। वो किसी परिंदे की मानिंद चहचहाती फुरती थी। एक खुशहाल शख्स की बीवी होने का फख्र भी इसे हासिल था। दूसरी तरफ में अपनी नातमाम ख्वाहिशात की लाश अपने ही कंधे पर उठाए घट घट कर जी रही थी। कारखाना के एक हादसे में मेरे अबू हाथ कटने के बाद जीते जी मौत से हमकनार हुए थे। इस संगीन हादसे ने ऐसा झटका दिया था कि घर के पर खींची उड़ गए थे। बलिफादेर मैंने अपनी तालीम नामुकम्मल छोड़ के टाइपिंग व शिमारत हैन और 2-1 कंप्यूटर कोर्स करके घर का बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया था। मेरी छोटी बहन और भाई की शादी के बाद भी मेरे कंधों से बोझ उतर ना सका, बल्कि इसमें इजाफा ही होता गया। अब मैं हामते और मुंह से कफ निकालते हुए को लहू के बैल की तरह हो रही थी। मैं इस दुनिया में खुश रहना चाहती थी। इन सब की फरमाइशें और ज़रूरतें किसी न किसी तरह पूरी करके मुझे बेपनाह मसरत महसूस होती थी। दिल एक अजीब सी तमानियत महसूस करता था, जैसे मैं कोई चिराग हूँ जिसकी रोशनी में सब खड़े भीग रहे हों। लेकिन जब कभी मैं नम्रता और दूसरी सहेलियों की जिंदगी में झांकती तो मेरी आंखें चुंधियासी जाती, मेरे दिल पर ताज़ियाना सा लगता। फिर मुझे भी इस सुखी जिंदगी के ठंडे मीठे आबशार के चंद घूंट विंड पीने की शदीद ख्वाहिश होती। मैं इन सहेलियों की तरह दौड़ बहुत दूर निकल जाना चाहती थी, लेकिन इस शहर में रहते हुए जहाँ घर वाले, जाने वाले और रिश्तेदारों की एक फौज हो, वहाँ इतना बड़ा और जुर्रतमंदाना कदम उठाना मुमकिन नहीं था। दफतनामेज़ पर गिलास बजने के शोर से मेरे ख्यालात का सिलसिला एकदम से बखर गया। नम्रता शोख नजरों से मुझे देख रही थी, फिर वो खिलखिला के हंस पड़ी। मेरा जेम्स बॉन्ड कहाँ चला गया? क्या तो मुझे काहिरा के बाजारों और गलियों कूचों में तलाश कर रही हो, शरीर कहीं की? मैंने शर्मा के इसके गाल पर मुल्की सी चीट लगा दी। तेरा जेम्स बॉन्ड तो कल ही लाहौर से आ रहा है, जल्दी से बिल अदा कर, मुझे घर जाना है। जब हम दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर सड़क पार करने के लिए फुटपाथ पर आए, तब एक टोयोटा करोला हमारे सामने आ की, जिसके नंबरों और स्टीयरिंग पर बैठे आदमी से हम दोनों वाकिफ थी। वो हमारे लिए अजनबी न था। रशीद स्टीयरिंग पर बैठा हुआ मुझे जेम्स बॉन्ड की तरह ही लगा। इसने बड़ी शाइस्तगी से हमें लिफ्ट की पेशकश की। पहले तो मैं हिचकिचा, मैंने रशीद तो किया, कभी किसी भी मर्द से लिफ्ट नहीं ली थी। ये पहला इत्तेफाक था। एक सानिये के लिए मेरी नजर आसमान की तरफ उठी। घिरे हुए सियाह बादलों, घूप अंधेरे और बारिश की रमझम इसी लम्हे शुरू, फिर नम्रता की खफगी भरी हुई थी। वे मौका से फायदा अलिफाटेनी पर मजबूर कर दिया और हम दोनों कार में जा भरी निगाहों ने इस सुनहरी मौका बैठे। मैंने सोचा कि नम्रता को वैसे भी किसी बात का डर खौफ है। वो आजाद ख्याल औरत है, एक रंगीन तितली की मानिंद। इसकी खिलखिलाहट ने मुझे नामालूम खौफ से बाहर निकाल दिया। मैं जिस फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी, रशीद इस फैक्ट्री में हिस्सादार था। इसके बारे में तरह तरह की कई कहानियां मशहूर थीं। इसकी अपनी ज़मीन और जायदाद से काफ़ी आमदनी हो जाती है। वो हंसमुख और शोख था और दोस्त नवाज भी। दूसरों के दाखों में बहुत काम आता है। क्या आप लोग फिल्म देख कर जा रही थी? रशीद ने सामने से नजरें हटा के मेरे सरापा पर नाकदाना नजर डाली। मैं उसके बराबर वाली सीट पर सट्टर सिमट के बैठी हुई थी। जी हाँ, मेरे बजाय नम्रता ने जवाब दिया। हमारी नाज़नीन महारानी और मैं जेम्स बॉन्ड के साथ घूम के आ रही हैं। क्या आप हमारी और इंडियन फिल्में नहीं देखती हैं? रशीद ने अकबी आईने में नम्रता को देखते हुए पूछा। मैं इंडियन फिल्में तो देखती हूँ, लेकिन महारानी अंग्रेजी फिल्में बड़े शौक से देखती हैं। आज उनकी खातिर मुझे अपनी पसंद की कुर्बानी देना पड़ी। झूठ। मैंने एकदम से पलट के नम्रता को देखा। तुम पर भी जेम्स बॉन्ड का भूत सवार था। सारा रास्ता हम दोनों में नोक झोंक होती रही। रशीद पहले नम्रता के घर पहुंचा, हालांकि मेरा घर पहले पड़ता था। फिर वो मुझसे मेरे खानदान, घर और इधर अलिफादेर की बातें करता रहा। इसकी शरीफाना गुफ्तगू शाइस्ता और मुहज़्ज़बाना थी, जिससे मेरी सारी हिचकिचाहट दूर हो गई। फिर मुझे इससे कोई खौफ महसूस न हुआ। उसने मेरे कहने पर मुझे मेरे घर से काफ़ी पहले उतार दिया और हाथ हिलाता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। बारिश और हुआ थम गई थी। पानी सड़कों पर जमा हो गया था।
मैं रिक्शा में घुटनों घुटनों पानी से होती हुई घर पहुंची। माँ वती हुई माँ ने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हूँ कि इतनी तेज बारिश में तुम बिल्कुल भी नहीं भीगे। उनकी मशकूक और कहर आलूद निगाहों से बचने के लिए मैं तेजी से बाथरूम में घुस गई। जब मैं मुंह हाथ धोकर और लिबास बदल के आई तो माँ मेरे लिए चाय और पकौड़े ले आई। मैंने एक पकौड़ा मुंह में रख के चाय का घूंट लिया था कि भाभी सामने आकर बैठ गई और तरकश से एक जहरीला तीर चलाया। आज अपने इतनी देर क्यों कर दी बाजी? मैंने एक और पकौड़ा उठा के मुंह में रखा और जवाब दिया, ट्रैफिक जाम में बस फंस गई थी। हैरत है, इतनी तेज बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगे। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना सारल इस्तेहाब को शर्मिंदगी उठाना पड़ती। 66 अल्लाह का बड़ा करम है। ट्रैफिक जाम में फंस जाना अच्छा हुआ। यहाँ जब बस से उतरी तो बारिश बिल्कुल थम चुकी थी। रास्ते में पानी और कीचड़ था कि रुक्शा करके घर आए। मैंने बड़े ज़ब्त व महल से जवाब दिया। मैं कहती भी किया, इससे किसी तरह समझाती। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था। आखिर ये लोग क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं? क्यों मेरे साथ इस अंदाज से पेश आते हैं? थोड़ी देर बाद मेरा छोटा भाई लालो बाहर से आया और मुझसे तमस्खुराना अंदाज में पूछा, बाजी अपनी गाड़ी मोड़ पर क्यों रुकवा दे? जब गाड़ी महल्ले में दाखिल हो ही गई थी तो घर तक ले आती। रिक्शा में आने की क्या जरूरत थी? रिक्शा वाले ने 50 रुपए तो ले ही लिए होंगे। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। क्या हर छोटे बड़े के सामने सफाई पेश करना होगी? क्या मुझे ऐसा ही सिला मिलता रहेगा? मैं चाय छोड़ के अपने कमरे में चली गई। पीछे से माँ के पुकारने की आवाज आती रही, मगर मैं रुकी नहीं। कमरे में पहुंच के मैंने दीवार के सहारे खड़ी होकर आंखें बंद कर ले। अलिफादेर माँ लालो को बुरी तरह डांट रही थी, तो आते ही इसके पीछे पड़ गया। बड़े छोटे का भी तुझे कोई लिहाज नहीं है, वो भी तो मुझे ताने देती और टोकती रहती है। लालो दिल की भड़ास निकाल रहा था। वो ठीक ही तो कहती है, तुझे महल्ले के आवारा लड़कों के साथ बैठने के बजाय काम तलाश करना चाहिए। इससे मेरे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जी में जो आया वही करूंगा। मुझे क्या, तेरी मर्जी में जो आए वो कर। मैं उसकी बात सुन के ज़ेर लब बढ़ाई। मीर अव्वल तलखी से भर गया था। फिर मैंने दरवाज़ा बंद करके अंदर से चटखनी लगा ली और आईने के सामने जा खड़ी हुई। मैं आज़ादी, इत्मीनान और नाकिदाना नज़रों से अपना जायज़ा लेना चाहती थी। मैंने थोड़ी देर अपने ने सरापा पर एक नज़र डाली। चंद लम्हों तक हर जाविया और अंदाज से जायज़ा लेती रही थी। मैं सेल्फी नहीं बना सकती थी क्योंकि मेरे पास मामूली और आम किस्म का मोबाइल था। फैक्ट्री में 2-1 लड़कियों से मेरी गहरी दोस्ती थी। उनके पास बेशकीमत मोबाइल फ़ोन थे, बेशकीमत जिनसे वो होशरबा सेल्फियाँ बनाती थी। अगर मेरे पास ऐसा मोबाइल होता तो मैं भी अपनी ऐसी सेल्फी बनाने से बाज नहीं रहती। मुझे सिंघार मेज़ के आईने में खुद को देखने में एक अजीब सी फरहत महसूस हो रही थी। फिर मैंने अपने अक्स को मुखातिब किया, जो जतनात बता है उसे इतना ही दबाया जाता है। अब मैं किसी से भी दब कर नहीं रहूंगी। मैं बुज़दिल और कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अब तक डरपोक थी, लेकिन आज और अभी से एक नई नाज़नैन हूँ। तरहदार, संभली हुई और ख़तरनाक में एक जहर नागन हूँ। मैंने पुरानी और दकियानूसी नाज़नैन को डस लिया। अब मैं इस घर के हर शख्स को दबा के रखूंगी। मैंने जो अहद किया था वो पुख्ता था। मेरे मुतज़ल्ज़ल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर मेरे सोचने और बात करने के अंदाज से लेकर लिबास की तराश खराश तक में रफ्ता रफ्ता गैर महसूस अंदाज से तब्दीली आनी थी, जिसे सिर्फ घर में ही नहीं दफ्तर में भी महसूस किया जाने लगा। अब मैं हिंदुस्तानी फिल्मों की अदाकाराओं की तरह बोल्ड दिखाई देने लगी थी। मैं अपने खौल से निकल आई थी। अब पहली जैसी खामोश तब नाज़नीन नहीं रही थी। दफ्तर के मर्दों से अलग थलग रहने वाली नाज़नैन इनके साथ बैठकर गप्पे हाँकने लगी थी। बात बात पर हंसती और खिलखिलाती रहती थी। मेरी करीबी सहेलियां जानती थीं कि यह तब्दीली रशीद की वजह से है। अब मेरी शामें रशीद के साथ गुजरने लगी। मेरी खिज़ा भरी जिंदगी के वीराने में बहार आ गई थी। किसी रात डिनर तो कभी चाय काफ़ी, कभी महंगे तरीन रेस्टोरेंट और होटलों में खाने का प्रोग्राम बनता, तो कभी वो मुझे ऐसी तकरीब में ले जाता जो बर्गर फैमिलीज़ की रहायशगाहों में होती थी। इसमें न सिर्फ VIPs बल्कि आला अफसरान की बेगमात भी होती थी। वहाँ हर किस्म के मशरूबात होते, रक्स की महफिल भी जमती थी। मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पीती थी। रशीद ने 2-1 मरतबा मुझे मशरूब खास पीने पर इसरार किया, लेकिन मैंने इसे चखा तक नहीं था। अलबत्ता मैं रक्स देखकर बड़ी महजूज होती थी। तकरीब से आकर जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर दराज होती तो सोचती कि यहाँ क्या कुछ नहीं होता। अब यहाँ का माहौल भी अमेरिका यूरोप की तरह है। ताहम रशीद और मेरे दरमियान एक फासला और एक हिजाब कायम था। इसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारा माहौल मशरक़ी है। मैं अब देर से घर आने लगी थी। दरवाज़ा लालो खोलता और देर से घर आने का सबब पूछता तो मैं उसे बारी तरह झड़क दी देती। मेरे पास देर से घर आने का जवाज़ पैदा हो चुका था। सहेली की बहन की शादी थी, मायूं था, सालगिरह थी। मैं देर से घर आती हूँ तो कौन सी क़यामत आ गई। मैं घर वालों की बातें एक कान से सुआन के दूसरे कान से निकाल देती थी। बेटी, तो समझती क्यों नहीं, हम सब तेरे भले के लिए कहते हैं। अम्मी मुझे समझाती थी। क्या मैं अपना बुरा भला नहीं समझती? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं तरस से उन्हें जवाब देती। अगर तू बच्ची होती तो हम तेरी इतनी फिक्र नहीं करते। तू एक जवान लड़की है,
एक बात याद रख कि तेरी कोई लफ्जिश तुझे कहीं का नहीं रखेगी तो ठीक है। फिर मैं उनसे तुंद लहजे में कहती, मैं कल से घर में बैठ के किसी अच्छे रिश्ते का इंतजार करती हूँ। अब लालो से कहीं कि वो घर चलाए। मैं घर का निजाम संभाल लेती हूँ। 66 और इंतहाई झगड़ालू औरत है। इसे अपने बाप की दौलत और जहेज पर बड़ा ज़म है। इसने मेरी जिंदगी अजीरन खुर्द रखी है। मैं कितना औखी और परेशान हूँ, अंदर से कितना टूट फूट गया हूँ, मेरे सवा कोई नहीं जानता। दौलत ही सब कुछ नहीं होती है, असल जिंदगी सुकून है जिससे मैं महरूम हूँ। रशीद अपनी डाके भरी कहानी सुना कि मेरी तब मेरे लबों पर एक ना आसूदा सी मुस्कुराहट फैल जाती। मैं बीते बरसों के बारे में सोचती तो मुझे आज वो सब इस बात पर माँ के दिल में छुपा अनजाना खौफ चेहरे पर उभर आता और वो खाइफ सी होकर चुप हो जाती। जब भी मेरी रशीद से मुलाकात होती वो मुझे अपनी डाके भरी इस दिवाजी जिंदगी की कहानी सुनाता कि उसकी माँ ने एक आला दौलतमंद घराने से इसके लिए बीवी का इंतखाब किया। वो न सिर्फ मोटी भद्दी और बदसूरत है बल्कि जाहिल गनवार आंखों में झांकता फिर कहता, काश तुमसे 2 बरस पहले मुलाकात हो गई होती, कुछ गलत मालूम होता। आखिर एक रोज रशीद मुझे समंदर के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में ले गया। फिर पर तकल्लुफ डिनर के बाद साहिल समंदर पर ले आया। वहां दूधिया चांदनी का मुंजमद दरिया था। रेत के ढेर पर बैठ के उसने मीर अलिफ हाथ थाम के मेरी आंखों में डूबते हुए पूछा, नाज़नीन आखिर हम कब तक एक नदी के 2 किनारे बने रहेंगे, जद्दार रहेंगे, इस तरह कभी नहीं मिल सकेंगे? क्या मैं एक लड़की होने के नाते जाबिर मुआशरे की इतनी बड़ी दीवार गिर सकूंगी? ये दीवार जो हमारे बीच खड़ी है, मैंने इससे कहा, मैं इस दीवार को गिरा देना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं तुमसे एक दिन के लम्हे के लिए जुदा नहीं रह सकता। तुम इतनी बड़ी दीवार कैसे गिरा सकते हो? क्या तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे? तलाक देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहो कि साम भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। उसने जवाब में तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मैंने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा, हम दोनों सिविल मैरिज कर लेते हैं। सिविल मैरिज? मेरे अंदर खुशी जैसे फूट पड़ी। हाँ सिविल मैरिज। रशीद ने मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे करीब कर लिया, फिर मुस्कुरा के बोला, हम कोई दिन मुकर्रर लेके इस रिश्ते को कानूनी शक्ल दे दी करके वकील के पास चलते हैं। 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पर शाह पर शराइत लिख माँ दे देंगे। फिर वो दीवार अब ही अब गिर जाएगी जो हमारे दरमियान खड़ी है। सच में खुशी के जज्बात से मगलूब होकर बोली, मगर मेरे सवाल पर उसके चेहरे पर फिक्रमंदी सी छा गई, जैसे कहीं खो गया हो। वैसे तो मुझे कहाँ रखोगे दिल में? रशीद ने शोख नजरों से मेरी आंखों में झांक। तो क्या मैं पहले से दिल में नहीं थी? मैंने रूठे हुए अंदाज से कहा, क्यों नहीं, तुम ही तो मेरे मन में बसी हुई हो, जिसके बगैर मैं अपनी जिंदगी अधूरी समझता हूँ। इसने प्यार से मेरा गाल थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हें इस शहर के आला रिहायशी इलाके में एक आरास्ता फ्लैट लेकर दूंगा जो तुम पसंद करोगी। मैं खुशी से उछल पड़ी, कहीं मेरी समात धोखा तो नहीं खा रही? 66 बिल्कुल 100% सच मेरी जान। वो मुस्कुराया, इस घर में हम दोनों एक ख्वाबनाक जिंदगी के सफर का आगाज करेंगे। घर मेरा घर में कुछ और कहना चाहती थी लेकिन फिर चुप हो गई, मगर मीर अदल खुशी से झूम झूम उठा था। मेरी निगाहों के सामने वो ख्वाब लहराने लगे थे जो मैं जाने कब से देखती चली आ रही थी। एक खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी, घर और बच्चे कौस कज़ा के रंग मेरी हर समत बिखरने लगे। दूर, बहुत दूर से मुझे शादी के गीत और ढोल की थामें सुनाई दे रही थी। मैं इस लम्हा को महसूस कर रही थी कि सच सच की दालहुन बन हजल और उसी में बैठी हुई हूँ। फिर मैंने पलट के अपने घर की तरफ देखा। अब मेरे घर वालों को कोई ज़रूरत नहीं रही थी। दरअसल ज़रूरत तो इस रकम की होती थी जो मैं हर माह की पहली तारीख को माँ के हाथ पर रखती थी। रशीद ने मुझे नई जिंदगी की खुशखबरी सुनाकर जैसे एक सांस दे दिया था। घर वालों की जिम्मेदारियों पीछा छटने के तस्वुर से मैं मसरूर सी होने लगी। अब हमेशा हमेशा इस घर के जहन्नम से निजात मिल जाएगी जहाँ हर शख्स फुंकारते नागों की तरह मेरे वजूद को डसने के लिए तैयार रहता था। मैं आसमान की वसतों में परवाज करते हुए सोचने लगी कि घर मेरा अपना होगा, सिर्फ मेरा, मेरी अपनी मलकियत। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुक्मरानी होगी। मैं एक खुद मुख्तार जिंदगी बसर करूंगी। अब मुझे अपना घर बगैर किसी पसो पेश के बसा लेना चाहिए। बार बार जिंदगी में ऐसे लम्हात और सुनहरे मौके नहीं आते। कहीं ऐसा ना हो कि फैसले में किसी ताखीर से ख्वाबनाक जिंदगी हाथ से निकल सकती है। अब तक की मुलाकातों में मैंने महसूस कर लिया था कि रशीद न सिर्फ सीधा सादा बल्कि भला आदमी है। उसने कभी मोहब्बत की सरहद पार नहीं की थी। इसे पाकर मैं अपने खानदान के दाखों से निजात पालूंगी। मेरे जहन में एक पल में हजारों ख्यालात किसी सैयारे की तरह आकर गुजर गए। रशीद ने मुझे सोचों में कम पाके मेरा बाजू हिलाते हुए कहा, शायद तुम ये सोच रही होगी कि मैं अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देता हूँ। मैंने अपनी झुकी झुकी पल के अलिफाटे और आहिस्तगी से कहा, तुमने कैसे जान लिया कि मैं यही कुछ सोच रही हूँगी? हर औरत इस औरत के बारे में जरूर सोचती है जो मर्द की जिंदगी में पहले से दाखिल है, इसलिए तुम्हारा इस अंदाज से सोचना फितरी है। अच्छा, मैंने शिगुफ्तगी से कहा, क्या तुम मेरे दिल का हाल पढ़ सकते हो? तुम्हारे बुशरे पर दिल की बातें स्टिकर बन के फैल गई हैं। रशीद ने कहा, फिर मेरा चेहरा अपनी तरफ करके मेरी आंखों में झांकने लगा। तुम यकीन करो, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। क्या एक शख्स बैक वक्त 2 बीवियों का गुलाम बन के रह सकता है? मैं एकदम से खिलखिला के हंस पड़ी, जबकि वो एकदम से संजीदा हो गया। फिर राख राख के कहने लगा, मैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से अपनी बीवी से तलाक हासिल नहीं कर सकता। अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं इस रोज इसे तलाक दे देता जब तुमने मेरे दिल के दरवाजे पर प्यार भरी दस्तक दी थी। इस गनवार औरत से मुझे गम और अजियत के सवा मिलता ही क्या है। सिख और मोहब्बत के लिए तो तुम्हारे सामने झूली फैला रहा हूँ। सिख से रशीद का क्या मतलब हो सकता है? मेरी समझ में कुछ ना आया, लेकिन इस वक्त में कोई वजाहत तलब करना भी नहीं चाहती थी। 2 में अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार दूंगी।
तुम्हारे कदमों की दायविल मेरी मांग की अफशा होगी। मैंने हया आलूद नजरें झुका लें। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम मेरे कदमों में नहीं दिल में रहोगी। वो चंद लम्हों तक मेरी सूरत तकता रहा। अच्छा तो मैं वकील से बात किए लेता हूँ। मैं इससे मुलाकात का वक्त तय करके तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। जो तुम मुनासिब समझो, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। मेरे एक दोस्त का फ्लैट खाली पड़ा है। वो बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गया हुआ है। फ्लैट की चाबी मेरे पास है। वो इसलिए दे गया है कि मैं उसकी देखभाल करता रहूँ। फिलहाल तुम इसमें रहोगी, बाद में मैं तुम्हारे लिए फ्लैट तलाश कर दूंगा। तुम्हें इस पे कोई एतराज तो नहीं? डाल तो मुझे जहाँ भी रखोगे मैं खुश रहूंगी। बस मुझे तुम्हारा लिफ्सा ये चाहिए। मैंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मैं बहुत खुश थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मैं फिजाओं में किसी आजाद पंछी की तरह परवाज कर रही हूँ। रात गए घर पहुंची तो 11:30 बज रहे थे। लालो नशिस्तगाह में विराजमान था। मुझे देखते ही कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और मुझ पर जहर में बुझे तीर छोड़ दिए। बाजी, आपका रोज रोज रात देर से आना मामूल बन गया है। फिर चेहरे पर नदामत की बजाय सारुखी दहक रही होती। मेरे ख्याल में मोटर नुक्कड़ पर खराब हो गई होगी। आज मुझ पर उन तीरों का कोई असर नहीं हुआ था। मैंने रात कर उस पर एक उचट्टी सी नजर डाली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। एक दिन मैंने अपनी छोटी बहन नायला के कहने पर अंग्रेजी फिल्म टाइटैनिक की 2 टिकटें बिक कराएं। वो मुझसे 4 बरस छोटी, लेकिन किसी सहेली की तरह मेरी दोस्त थी, मेरी बेइंतहा हमदर्द। जब मुझे कोई फिल्म देखना होती तो इसको पैसे इंतहा मुझे तो देकर नशिस्तें बिक करा लेती थी। हम दोनों फिल्म देखने जाया करती थी, लेकिन बुरका में जाती थी। फिल्म देखने से पहले मैं उसे करीबी रेस्टोरेंट में ले गई। उसे चिकन ब्रोस्ट बहुत पसंद था। मैं ऑर्डर देकर इससे बातें करने लगी। बाजी, एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मनाएगी ना? वो ब्रोस्ट खाते हुए बोली। मैंने इसे सवालिया नजरों से देखा। अब जो ये रोज रोज देर से घर आ रही है ना, सारा दिन आपके बारे में सरगोशियां होती रहती है। अच्छा। मैं आंख दम से हंस पड़ी। फिर इसके करीब होकर इश्तियाक से पूछा, क्या कहते हैं सब लोग मेरे बारे में? अब शायद दफ्तर के किसी अफसर से दोस्ती कर बैठी है। इसके साथ शामें गुजारती हैं, होटलों में खाना खाती हैं। और सच सच बता, तेरा क्या ख्याल है? मेरे लहजे में बड़ी नरमी थी। मुझे भी आपको देख के ऐसा ही महसूस होता है कि आप किसी को पसंद करने लगी है। नायला ने डरते डरते कहा। आप में कितनी ही तब्दीलियां आ गई हैं। आप धीमे धीमे गुनगुनाती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। फिर आपका चेहरा किस कदर निखर गया है। भाभी कहती हैं कि जब लड़की को किसी से प्यार हो जाता है तो इसका मगरूब भी खिल उठता है। दो तुम सबका ख्याल और अंदाजा बिल्कुल सही है। मोहब्बत तो मुश्क की तरह होती है, छप ही नहीं सकती। वो है कौन बाजी? नायला के लहजे में इश्तियाक था। कहीं वो तो नहीं जो आपको मोटर में लाकर छोड़ जाते हैं? इसके पास शानदार किस्म की टोयोटा करोला गाड़ी है। मैंने तो सोचा हुआ था कि घर वालों को धीरे धीरे ये बात बताऊंगी, मगर यहाँ तो पहले ही धमाके हो रहे थे, जिसकी मुझे खबर न थी। हम दोनों रेस्टोरेंट से निकली हूँ और सड़क पार करके सीमा हाल की तरफ बढ़ी थी कि मान मेरी निगाह पार्किंग लॉट पर पड़ी और मैं ठिठक के रख गई। रशीद गाड़ी का शीशा बंद कर रहा था। एक औरत गाड़ी के पास ही खड़ी हुई थी। वो इंतहाई कीमती और भर के लिए लिबास में मलबूस थी। इसके गिले और कानों में ज़ेवरात दमक रहे थे। बिलाशुबा वो निहायत हुसैन और परकशिश थी। नायला मुझे थकते देखकर रुक गई। बाजी, कितनी हुसैन, दिलकश और हंसमुख नजर आ रही है। वो इसने औरत की तरफ इशारा किया। रशीद के साथ 2 दोस्त भी थे। मैं नायला को लेकर एक गाड़ी की आड़ में खड़ी हो गई, जहाँ से मैं उनकी बातें सुन सकती थी, लेकिन वो हमें नहीं देख सकते थे। यार रशीद, भाभी ने तुम्हें आज कैसे हिरासत में ले लिया? एक दोस्त ने इसके शाने पर हाथ रख के पूछा। हमारी अजीज अज़जान बेगम साहिबा ने टिकट मंगवा किए थे। बहुत इसरार किया, मिन्नत समाजत की तो कशां कशां चले आए। रशीद ने जवाब दिया, ये हमेशा कह देते हैं कि टिकट नहीं मिल रहे। आपके दोस्त यही बहाना बनाते रहते हैं। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। रशीद ने दोस्त को जवाब दिया, ये तो खामखा मुझ पर इल्जाम थोप रही है। बेगम साहिबा हुक्म फरमाए तो ये गुलाम आसमान से तारे तोड़ लाए। डाल मगर अभी आसमान पर तारे नहीं निकले हैं। बीवी ने बरजस्ता कहा और फिजा कहकहों से गूंज उठी। मेरे कानों में गर्म गर्म सीसा पिघलने लगा। मैंने तीरज़दा नजरों से इस औरत को देखा। यह है रशीद की बीवी, जो ना सिर्फ निहायत हुसैन बल्कि बड़ी नफीस, शाइस्ता और खुश मिजाज भी थी। मैं इसके बिल्कुल बरक्स थी। मेरे दिल को जैसे अंदर कोई निचोड़ रहा था। क्या हुआ बाजी? ना कि मेरा मुतगय्यर चेहरा देख के परेशान और मुतफक्किर सी हो गई। कुछ नहीं, मैंने खुद को फौरन संभाला। चाय के साथ ब्रोस्ट खा लिया था, इसलिए तेजाबियत हो गई। चक्कर सा आ रहा है, टिकट वापस करके घर चलते हैं, नायला ने तशवीशनाक लहजे में कहा। मैंने चेहरे पर निकाब डाल लिया और इसे लेकर सीमा हाल की इमारत की तरफ बढ़ी। नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिल्म कैसी थी? इसकी कहानी क्या थी? मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था। मैं तो अपनी कहानी के बारे में सोच रही थी, जिसमें अचानक एक सनसनीखेज और चौंका देने वाला मोड़ आ गया था। फिल्म खत्म होने तक मीर अजहन संसार रहा था। पीर के रोज दफ्तर पहुंची तो पता चला कि रशीद रिश्ता को अचानक दौरे पर बाहर भेज दिया गया। क्या है जाने क्यों ये मन के लिए एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैं इसका सामना करना नहीं चाहती थी। पहले कुछ सोचना, समझना और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं कोई भी जज्बाती कदम उठाना नहीं चाहती थी कि बाद में वो फैसला पछतावा बनकर जहरली नाक की तरह मुझे दस्तार है। नच के लिए अलिफाते रही थी कि नम्रता के दफ्तर से इसकी एक सहेली ने फोन करके कहा, नम्रता नर्सिंग होम में दाखिल है। वो आपको बहुत याद कर रही है। प्लीज आप इससे जरूर मिल लें, भूली नहीं। वो बहुत परेशान है। शाम को दफ्तर से छुट्टी पर मैंने उसके लिए फूलों का गुलदस्ता खरीदा और दिमाग में बहुत सारे अनजाने सवालात लिए नम्रता के पास पहुंची। इसकी हालत देखकर मुझ पर सत्तासा छा गया। नम्रता के चेहरे की शादाबी जाने कहाँ रुखसत हो गई थी।
इसकी जगह जर्दी ने ले ली थी। वो चंद ही दिनों में बरसों की मरीज दिखाई देती थी। वो मुझे देखकर फूट फूट के रोने लगी। क्या हुआ? मैं बोली तो मेरे लहजे में इर्तियाश सा था। फिर मैंने झककर उसके इन सोहे को टिश्यू पेपर से जज्ब किया। वो चंद लम्हों तक आंसू बहाती रही, फिर सिसकियों के दरमियान बोली, अपनी गलती का खमियाजा भुगत रही हूँ, खमियाजा। मेरा दिल सीने में धक धक करने लगा। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, कहीं सिविल मैरिज का अंजाम तो नहीं है। फिर खुद को संभाल के बोली, पहेलियां ना बुझा, साफ साफ बता। असल मामला क्या है? नम्रता ने गोहर सनस लिया, जिसमें डाके भरा हुआ था। तुझे साफ साफ बताने के लिए ही तो बुलाया है। मेरे साथ सिविल मैरिज के पर्दे में कैसा भयानक खेल खेला गया। मैं अपने चाहने वाले की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर खुद को तबाह कर बैठी हूँ। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। अपने घर का ख्वाब गोया पूरा हो गया, लेकिन धीरे धीरे मेरे शौहर का दिल, जो मुझसे खिलौने की तरह खेलते हुए भरता गया। पैसों के बिल पर खेला गया खेल खत्म हो गया। उसने मुझे अपने फ्लैट से बेदखल कर दिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? 66 इसने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के एवज अपना दिल बहलाया, जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। चंद महीने तक मुझे एक मर्द की रफाकत में सिख मिलता रहा, लेकिन वो मुझे बीच मंझधार में छोड़ गया। मैं तो समझी थी कि सब ऐसे ही चलता रहेगा। दो लेकिन न मरता। ओ लेकिन ये मामला तो कानूनी तौर पर किया गया था। मैं गुस्से से अलिफाबर पड़ी। अब क्या मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहूं? इससे मेरी रुसवाई बदनामी होगी। कानून तहफ़्फ़ुज़ देगा। ये सब कहने की बातें हैं। वैसे भी कानून की नज़र में ये मुआहिदा सिर्फ एक कोरा कागज़ है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। काश मैं कानूनी तरीके से इसकी हुई होती तो इसका गिरबान पकड़ सकती। सोचती हूँ कि काश मैं घर से बैठी है, इसके साथ शामें गुजारती हैं, होटलों में खाना खाती हैं। और सच सच बता, तेरा क्या ख्याल है? मेरे लहजे में बड़ी नरमी थी। मुझे भी आपको देख के ऐसा ही महसूस होता है कि आप किसी को पसंद करने लगी है। नाइला ने डरते डरते कहा, आप में कितनी ही तब्दीलियां आ गई हैं। अब धीमे धीमे गुनगुनाती रहती हैं, मुस्कराती रहती हैं। फिर आपका चेहरा किस कदर निखर गया है। भाभी कहती हैं कि जब लड़की को किसी से प्यार हो जाता है तो इसका मगरूब भी खिल उठता है। दो तुम सबका ख्याल और अंदाजा बिल्कुल सही है। मोहब्बत तो मुश्क की तरह होती है, छप ही नहीं सकती। वो है कौन बाजी? नाइला के लहजे में इश्तियाक था। कहीं वो तो नहीं जो आपको मोटर में लाकर छोड़ जाते हैं। इसके पास शानदार किस्म की टोयोटा करोला गाड़ी है। मैंने तो सोचा हुआ था कि घर वालों को धीरे धीरे ये बात बताऊंगी, मगर यहाँ तो पहले ही धमाके हो रहे थे, जिसकी मुझे खबर न थी। हम दोनों रेस्टोरेंट से निकली हूँ और सड़क पार करके सीमा हाल की तरफ बढ़ी थी कि मान मेरी निगाह पार्किंग लॉट पर पड़ी और मैं ठिठक के रख गई। रशीद गाड़ी का शीशा बंद कर रहा था। एक औरत गाड़ी के पास ही खड़ी हुई थी। वो इंतहाई कीमती और भर के लिए लिबास में मलबूस थी। दालहुन बनकर रुखसत होती। मैंने रजिस्ट्रार के सामने इकरार किया था। इसने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मेरे दस्तखत लिए थे। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी वो मेरी कफालत करेगा। वो बेरब्त कह गई, मगर न मरता। शादी तो हुई थी ना, मैंने तंग के कहा। यह शादी नहीं, महज एक लेबल है, रारे नगीन और खुशनुमा। इसकी जाजिब नजरों में हम जा जैसी नाकबत अंदेश लड़कियां आ जाती हैं जो नगीन ख्वाब देखती रहती हैं। सच पूछो तो हमसे बाजार हसन की एक औरत लाख दर्जे बेहतर है, जो सरहम इस मर्द का गिरबान पकड़ लेती है जो इसे धोखा देता है। आज मुझे एहसास हो रहा है, घर वालों की रजा से शादी करने वाली लड़की को धुतकारना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके घर वाले इसके साथ होते हैं। नम्रता सिसक पड़ी और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। मैं उसके सर पर हाथ फेरने और बालों को सहलाने लगी। मेरा दिल शिद्दत जज्बात से भर आया था। फिर मुझे अचानक महसूस हुआ कि नम्रता की जगह में सक रही हूँ। मैं भी तो सोचे समझे बगैर अंधाधुंध इसी शराब के पीछे दौड़ रही हूँ, अंधे कुनवे में कूदने वाली हूँ। 4 दिन की चांदनी रातें ढलने के बाद मैं भी इसी तरह किसी नर्सिंग होम में सिकूंगी, तड़पूंगी। नहीं नहीं, मुझे भीख में मिला हुआ घर नहीं चाहिए। ये तो कुनवे से निकलकर खाई में कूदने वाली बात हुई। सर शाम जब मैं घर में दाखिल हुई तो अबू, उम्मी भाई और भावज की निगाहों में जहर में बुझे हुए सवालों के तीर थे। हर निगाह जैसे पूछ रही थी कि तुम आज जल्दी कैसे आ गई। लेकिन अब मेरे दिल में नफरत की कोई अहर नहीं उठी। मैंने उनको नफरत और हकारत से नहीं देखा, बस मोहब्बत भरी निगाहों में सबको सिमट लिया। मैंने सोचा, मेरे घर वाले जैसे भी हैं, मेरे अपने हैं। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। इन लोगों ने जो दीवारें खड़ी की हैं वो नफरत की नहीं, तहफ़्फ़ुज़ की हैं। यही मेरा अपना घर है, मेरी दानिया है। अगर मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं तो इसमें अपनायत का सिख भी तो है। ये सब ही तो मिलकर खुशियां देते हैं। मैं शराब के पीछे पागलों की तरह क्यों, किस लिए भाग रही थी? अच्छा ही हुआ कि ठोकर लगने से पहले ही मुझे होश आ गया। अगर पस्ती में गिर जाती तो कभी निकल ना पाती।